Okay, let's talk with the expert of the fields of. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर पॉडकास्ट। मेरा नाम है रज़ा सूर्या। आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं वो टीचर डे की मुनासिबत से, आज टीचर्स डे है तो उसकी मुनासिबत से आज मेरे टीचर और बहुत सारे लोगों के टीचर सर रहमतुल्लाह खान मेरी मुराद है, और वो फ़ोटोग्राफी टीचर हैं। बहुत टाइम से यहाँ अलियांस फ्रांसिस में टीचिंग करवाते हैं। बहुत सारे बड़े नामी ग्रामी फ़ोटोग्राफर्स इनसे सीख चुके हैं और इन्होंने बहुत सारे बड़े लेवल पे काम किया है। तो आज मैं उनके पास उनके स्टूडियो में आया हूँ पॉडकास्ट शूट करने के लिए। तो वेलकम करते हैं सर आपको। थैंक यू वेरी मच। सर कैसे हैं आप? ठीक है बिल्कुल, अल्लाह का शुक्र। सर। आप मेरे उस्ताद हैं, आज टीचर्स डे भी है। तो मैंने कभी आपसे सवाल तो नहीं किया था कि सर आपने ये चीज़ कब स्टार्ट की, लेकिन आज अपना एक छोटा इंट्रोडक्शन हमें चाहिए हुए कि आपने ये फ़ोटोग्राफी स्टार्ट कैसे की। बेसिकली आप अपनी थोड़े से अर्ली लाइफ के बारे में बताएं, और फिर इसके बाद आपने फ़ोटोग्राफी ही क्यों चूज़ किया और अब तक आप पर आ रहे हैं। तो इसकी छोटी सी जर्नी, आप छोटा सा इंट्रो अपना बताएं। ये तो आपने अच्छी बात की कि फ़ोटोग्राफ़ी कैसे शुरू की। तो उसका सबसे आसान जवाब तो ये है कि कैमरा हाथ में लिया और शुरू कर दी। ये कहानी शुरू होती है उस वक्त से जब मैं 6 या 7 साल का था। तो मेरे बड़े भाई एक कैमरा लेकर आए। उस ज़माने में 110 रुपये का कैमरा, मेरे ख्याल 67 या 68 की बात होगी। अच्छा। 5-6 साल का था, ठीक है, बल्कि 69 की बात है ये। अच्छा। ठीक है, तो उस वक्त जो है वो कैमरा लेकर आए। तो जब वो कैमरा लेके घर में दाखिल हुए, किसी को नहीं पता था कि वो कैमरा लेकर आ रहे हैं, और ना कोई जानता था घर में कि कैमरा कहाँ है। मैं एकदम चीखता हुआ भागा कि कैमरा आ गया, कैमरा आ गया। अच्छा। ठीक है, तो वो कैमरा आ गया। तो वो फिर उस वक्त उनका शौक़ था, 120 का रोल पड़ता था। वो कैमरा अभी भी मेरे पास महफूज है, रखा हुआ है। अच्छा। ठीक है, वो 120 का रोल पड़ता था, उसमें 12 तस्वीरें होती थी। सही। ठीक है, एक्फा क्लिक 1 उसका नाम था। अच्छा। 110 रुपये का था। तो वहाँ से ये सिलसिला शुरू हुआ, थोड़ा बहुत चलता रहा। उसके बाद सही मानों में इसमें डेवलपमेंट मेरी हुई 1973 में, जब मैंने एक याशिका का कैमरा ख़रीदा, इलेक्ट्रो 35 मुझे मिला। जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में। हाँ, जुल्फ़िकार अली भुट्टो का दौर था वो। लेकिन मेरा इतना इन्वॉल्वमेंट कभी भी सियासत में नहीं रहा। अच्छा। तो इसलिए उस दौर में वहाँ से फिर ये कि मैं वो करता रहा। उसके बाद फिर मैं DSLR कैमरे पे आया। सही। जो पॉइंट एंड शूट कैमरास कहलाते नहीं, हैं। SLR कैमरा। एसएलआर कैमरा। अच्छा, ये डीएसएलआर से पहले होते थे। DSLR से पहले जो फिल्म कैमरे होते थे, SLR कैमरे सही। वो थे। वो तो सिर्फ SLR है एक्चुअल। ये कैमरा भी SLR है, सिर्फ वो डिजिटल होने की वजह से आगे D लगा दिया, सही। कि DSLR कर दिया। सही। तो ये है। तो इस सही। तरह मैं शुरू हुआ, और शुरू हुआ तो फिर मैं चल ही पड़ा। एजुकेशन में मेरा वैसे इरादा ये था कि इंटर के बाद कि मैं ऐसी कोई यूनिवर्सिटी चूज़ करूं कि जहाँ पे मुझे फ़ोटोग्राफ़ी पढ़ना पड़े, आसानी रहे मुझे। लेकिन हुआ ये कि पाकिस्तान में उस वक्त कोई इंस्टीट्यूशन ग्रेजुएशन लेवल या मास्टर्स लेवल की एजुकेशन देता ही नहीं था फ़ोटोग्राफी। अच्छा। तो मैंने इंटरनेशनली चेक किया, तो इंटरनेशनली तो बहुत कुछ अवेलेबल था, लेकिन वो इतना एक्सपेंसिव था कि मैं अफोर्ड नहीं कर सकता था। सही। तो मैंने मार्केटिंग में MBA कर लिया, और कंप्यूटर मार्केटिंग में जॉब भी कर ली। अच्छा। तो हमने कंप्यूटर उस ज़माने में बेचा जिस ज़माने में कंप्यूटर बेचना इतना मुश्किल था जितना मौलवी को इंश्योरेंस बेचना। अच्छा। तो हमने वो दौर भी हमने देखा कि सही। PC जो है वो 2 लाख रुपए का होता था। हाँ, महंगे होते थे बहुत। और वो PC जो है मतलब सिर्फ 2 लाख रुपए का नहीं था, बल्कि 40 kg का भी होता था। सही। इतना वेट होता था। आजकल तो लैपटॉप है, रखा आपने काम शुरू कर दिया। तो उस ज़माने में इतने बड़े बड़े PC होते थे कि वो उसका मॉनिटर इतना बड़ा होता था, अंदर स्क्रीन उसमें 12 इंच का होता 12 था। इंच की होती थी। तो सही। ये इस तरह के थे। तो मैं उस वक्त करता रहा। उसके बाद PSCC में एक हमारे उस्ताद होते थे, अभी भी हैं माशाल्लाह, बाकायदा हयात है। वो पढ़ाते थे, नौशीर साहब। वो फ़ोटोग्राफी का एक शॉर्ट कोर्स कराते थे। अच्छा। तो उनके पास मैंने एक शॉर्ट कोर्स किया। उसके बाद मुख्तलिफ वक्तों में, क्योंकि मुझे लिखने पढ़ने का ज़्यादा शौक़ रहा है बचपन से, तो मैं इंटरनेशनल कंपनीज़ को लेटर लिखता था, उनसे लिटरेचर मंगवाता था और इस तरह करता रहता। फिर हुआ ही कि नौशीर साहब रिटायर हो गए।
वहाँ पढ़ाने वाला कोई नहीं था 1-1.5 साल से। मैं गया, मैंने कहा मुझे पढ़ाना है, तो वहाँ एक डायरेक्टर होती थी मिसेस अस्मा अहमद, उन्होंने फ़ौरन वेलकम किया मुझे कि आ जाओ, और मैंने वहाँ पढ़ाना शुरू किया। सही। तो मेरे पढ़ाने का मकसद यही था कि भाई मैं पढ़ने बाहर नहीं जा सका, लेकिन जो सीखना चाहता वो यहाँ तो पढ़े। सही। ठीक है, तो मैंने वहीं पे बेसिक कोर्स शुरू किया, उसके बाद एडवांस कोर्सेज 2-3 शुरू किए। मेरे कुछ कोर्सेज ऐसे हैं जो पाकिस्तान में पहली दफ़ा, एक मेरा कोर्स का टाइटल था फैशन एंड ग्लैमर फोटोग्राफी, जिसपे बहुत से लोगों ने हंगामा किया कि फहाशी फैला देगा। अच्छा। ठीक है, इस किस्म की बातें भी हुई, तो वो भी मैंने किया। सही। इसके अलावा ब्लैक एंड वाइट डार्क रूम टेक्निक्स, कि आजकल जो कुछ आप फोटोशॉप से कर रहे हैं ये हम ब्लैक एंड वाइट डार्क रूम में केमिकल और लाइट से करते थे। अच्छा। फिजिकली। अच्छा, पहले तो प्रोसेस भी बड़ा लंबा और बड़ा हार्ड प्रोसेस होता नहीं, था। लंबा तो नहीं होता था, थोड़ा सा ये कि ट्रिकी होता था, क्योंकि केमिकल्स है, अगर केमिकल कम ज़्यादा हो गया तो वेरिएशन आ जाती। सही सही। अब तो मतलब आजकल उस तो टाइम आप- पे भी पिक्चर्स को कलर डाला जाता था जैसे डार्क बिल्कुल डाला जाता था केमिकल्स के थ्रू। अब आजकल तो ये कि अगर कुछ फोटोशॉप में ज़रा गड़बड़ हो गई तो अंडू कर देते हैं। उस वक्त अंडू का तस्वुर नहीं था, फेंक के नया बनाना पड़ता था, ठीक। ये भी था। सही। तो इस तरह वो, और वो बड़ा अच्छा था। अभी भी मुझे बहुत, मैं मिस करता हूँ डार्क रूम वर्क को, ब्लैक एंड वाइट कलर दोनों। इवन रिवर्सल जो ट्रांसपेरेंसी होती थी, जो प्रोजेक्टर में आप लोग डाल के स्लाइड्स देखते थे, वो ट्रांसपेरेंसी भी हम प्रोसेस कर लेते थे। अच्छा। उसके लिए केमिकल किट्स मिलती थी, बड़े आसानी से हो जाती थी। वो दौर था। शायद फिल्म का दौर कभी फिर वापस आएगा। अभी कोविड से पहले कोडैक ने 4 फिल्में लॉन्च की, उसके बाद कोविड की वजह से वो भी ज़रा सा स्लो पड़ गए थे। पूरी दुनिया ही स्लो पड़ गई थी, तो वो इस तरह हुआ। कोडेक की फिल्म से आप क्या कह रहे हैं, मतलब समझ नहीं आया। वो फिल्म कैमरे से शूट हुई थी ऐसा? फिल्म कैमरे से अच्छा अच्छा अच्छा। जो रोल आता था 36 का। ठीक है, सही सही। उसमें पूरी दुनिया में 3 तरह के रोल आते थे, एक 12 स्नैप वाला, एक 24 स्नैप वाला और एक 36। 36। अच्छा, पाकिस्तान में क्योंकि तीनों पे ड्यूटी फैक्टर एक ही था, तो वो सिर्फ 36 वाला ज़्यादा मंगाते थे, 24 वाला बहुत ही कम आ, 12 वाला तो मिलता ही नहीं था, लेकिन वो इस तरह का। सही। तो सर आपने अपने मतलब एजुकेशन है वो, आपने हायर एजुकेशन, वो आपका बचपना कहाँ से कहाँ गुजरा था, आपने हायर एजुकेशन कहाँ से हासिल की थी? मैं कराची में ही पढ़ा सब कुछ। अलबत्ता ये कि मैंने BBA और MBA जो है सिंध यूनिवर्सिटी से किया अच्छा मार्केटिंग में। और सर फोटोग्राफी में आपने बताया कि PSCC से आपको वहाँ पे आपकी जर्नी स्टार्ट हुई थी, और PSCC में अभी भी पढ़ा रहा हूँ। अच्छा, PSCC से यहाँ एलियांस फ्रांसिस तक का सर? PSCC में पे पढ़ाना शुरू किया, तो उसके 1 साल बाद मैंने यहाँ एलियांस में शुरू कर दिया था। अच्छा। और फिर मैं मुख्तलिफ आर्ट स्कूल्स भी गया, मैंने यहाँ फोटोग्राफी शुरू करो, तो कुछ ने कहा हाँ शुरू करेंगे, कुछ ने कहा नहीं। फिर ये हुआ जब इंडस वैली बना तो इंडस वैली ने शुरू किया, वहाँ सर आसिफ रज़ा पढ़ाते थे, सही। तो फिर बाद में माइग्रेट कर गए यहाँ से, अब दूसरे लोग पढ़ा रहे हैं। सर फोटोग्राफी का आपके लिहाज से क्या फ्यूचर है? इन फ्यूचर फोटोग्राफी आप कहाँ देखते हैं? देखिए, फोटोग्राफी तो ग्रो करेगी, सही। क्योंकि फोटोग्राफी की ज़रूरत हर जगह है। सही। अगर आपके पास मार्केट में जाएं और किसी सुपर मार्केट में रैक के ऊपर 4 दूध के डब्बे लिखे, चारों के ऊपर लिखा मिल्क, आप मिल्क पे एक पे लिखा मिल्क ABCD, तो आप कौन सा लेंगे? लेकिन तस्वीर आपको अट्रैक्ट करके, तो हर चीज़ में हम तस्वीर यूज़ करते हैं। ठीक है, इवन जो मेडिकल की मेडिसिन्स होती हैं, उनके डब्बों पे आप देख लें, वहाँ पे भी तस्वीर होती है। सही। हर चीज़ पे तस्वीर है, क्योंकि दुनिया में जितनी भी नॉलेज है उसमें 80% आप विजुअल कॉन्टेक्स्ट से लेते हैं। सही। ठीक है, ठीक है, जैसे स्टोरी एक होती है, स्टोरी बंदा अब आप एक किताब है जिस पे 400 सफ़े की, उसमें कोई तस्वीर नहीं है, हाँ, आप इंटरेस्ट के साथ नहीं पढ़ोगे। हाँ, वो आप 10 सफ़े पढ़ के थक जाओगे। हाँ। लेकिन जब हर सफ़े पे कलर तस्वीर होगी, या कलर ना हो, ब्लैक एंड वाइट ही हो, तो फिर आपका इंटरेस्ट क्रिएट होता है और फिर आप उसमें इन्वॉल्व होते हो और पढ़ते हो। सही। अच्छा, फोटोग्राफी का जैसे आपने कहा कि 80% मतलब वो रिजल्ट आता है, बंदा इंटरेस्ट के साथ देखता है, तो लोगों का एक पर्सपेक्टिव है कि एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक हो जाएगा एक तरीके से, कि लोग कहते हैं कि यार ब्लर फोटो और है ना जो वो नहीं 1.4 वाले लेंसेज और इससे पिक्चर लेते हैं तो वही एक अच्छी पिक्चर कहलाती है। बेसिकली आपके नज़दीक अच्छी पिक्चर कौन सी है? अच्छी पिक्चर वो है जिसको देख के बड़ी खुशी हो, अच्छी लगे आपको। अब वो मेरी पसंद मुख्तलिफ हो सकती है, आपकी पसंद मुख्तलिफ हो सकती है,
जहाँ तक ये जो कॉन्सेप्ट है जो आजकल, क्योंकि हमारे पास एशिया में और ख़ासतौर पे पाकिस्तान में जितने भी इस किस्म के जो कॉन्सेप्ट आते हैं ना, ये ज़्यादातर इंडियन फोटोग्राफर्स जाते हैं क्योंकि वो बहुत एक्टिव हैं इंटरनेट के ऊपर। सही। जैसे हमारे पास पहले होता था एक बेसिक लेंस कहलाता था, सही। ठीक है, नॉर्मल लेंस जिसको किट लेंस कहते हैं, ठीक है। अब वो 50 mm का लेंस, अब वो लेंस प्राइम लेंस हो गया, वो प्राइम का वर्ड उन्होंने दिया। फिर एक नई चीज़ जो यूरोप में भी आई ज़्यादा, और फिर उसके आए कि बुके स्टाइल के पीछे जो है फॉग करके और इस तरह का इफेक्ट लेना। तो ये सब चीज़ें वक्त के साथ आती रहती हैं और उसको अडॉप्ट करने में कोई हर्ज नहीं। देखें, जब कराची में डिजिटल आया तो मेरा एक स्टूडेंट बड़ा अच्छा वेडिंग फोटोग्राफर था, तो वो डिजिटल आ गया तो मैंने कहा फ़ौरन कन्वर्ट करो अपने आप, क्योंकि टेक्नोलॉजी रोक नहीं सकते आप। अगर टेक्नोलॉजी के ऊपर मैं अक्सर एक वाक़या सुनाता हूँ कि एक थे हमारी फिल्म इंडस्ट्री में अदाकार मोहम्मद अली साहब, उनका एक ही राग था कि VCR पे पाबंदी लगाओ। VCR आया भी, VCR सोसाइटी ने अडॉप्ट भी किया, फिर उसको लीगलाइज़ किया, उसके लाइसेंस भी बने, फिर वो चलता रहा, उसके बाद वो ऑब्सोलीट हो गया, चला गया। वो VCR जो आज से 35-40 साल पहले 40-45 हज़ार रुपये का था उस दौर में, अब वो 500 रुपये का कोई नहीं ख़रीदता। तो अगर आप टेक्नोलॉजी आएगी तो आपको अडॉप्ट करना है, अगर नहीं करेंगे तो आप पीछे रह जाएंगे टेक्नोलॉजी, ठीक है। एक चीज़ आई भी और ख़ुद ब खुद ऑब्सोलीट होकर चली भी गई, उससे फिल्म इंडस्ट्री को क्या अफेक्ट हुआ वो आपके सामने है कि हमारी पूरी फिल्म इंडस्ट्री कोलैप्स हो गई सिर्फ इस वजह से कि आपने नई चीज़ नहीं दी। सही। ये चीज़ और तो AI इसी तरह फोटोग्राफी में है कि अगर आप कोई नई चीज़ आ रही है उसे अडॉप्ट करें और उस पर वर्क करें। अब एक ज़माने में वीडियो एक बहुत बड़ी जॉब थी। वीडियो प्रोडक्शन वैसे ही एक अभी भी वैसे भी वसी एक फील्ड है, नहीं, बड़ी वो फील्ड ऐसी है। फील्ड तो है, लेकिन वो एक ज़माने में रॉकेट साइंस थी। हाँ, बहुत मुश्किल तरीन फिल्म मेकिंग का हाँ, प्रोसेस। ये तो है। अब इस वक्त मुल्क में 22 लाख की आबादी है, 16 करोड़ 22 करोड़ की आबादी है, 16 करोड़ सेलफोन है, जिसमें से 15.5 करोड़ जो है वो फोटोग्राफर है, बाकी हैं जो 33-10 वाले, और आप उनको 10-20 लाख होंगे वो। सही। तो इस तरह है, अब हर कोई फोटोग्राफी कर रहा है, सही। ठीक है। अब तो किसी तकरीब में आप जाओ तो 50 हाथ नहीं उठे हुए होते हैं कि ये बना रहे, बिल्कुल। वो तो उसको रिकॉर्ड कर ही रहे होते वो रिकॉर्ड कर रहे हैं, ठीक है। उसकी लाइफ बहुत कम है, क्योंकि जो सेल फोन पे बनता है ना उसकी लाइफ 3 दिन की है। मैंने सेल फोन पे 4 तस्वीरें बनाई, 2 आपको भेजी, 2 उसको भेजी, उसके बाद 2 दिन बाद मैंने डिलीट कर दी। सही। 3 दिन आपने देखा उसको, उसके बाद आपने भी डिलीट कर दी, या आपके पास कहीं लाइब्रेरी में पड़ी हुई है, रखता कोई नहीं। क्योंकि जितनी तेज़ी से टेक्नोलॉजी आ रही है, इंफॉर्मेशन आ रही है, उतनी तेज़ी से वो एक्सपायर भी हो रही है। अच्छा सर, एक पुरानी वीडियोस में देखता हूँ तो आपका कहना बिल्कुल सही है कि उस टाइम पे बड़ा मुश्किल काम होता था उसको करना। मतलब एक बहुत अच्छी खासी इस पे ना रॉकेट साइंस लगती थी और टेक्निकली उस पे सारी चीज़ें देख के उसको शूट किया जाता था। जैसे कि हम नोटिस करें, बात करें कि पहले एक फिल्म जो बनती थी वो सालों लगाती थी, अब वो फिल्म कुछ महीनों में बन जाती है, ठीक है। चलो, इसमें एक फैक्टर तो आ गया कि यार एडवांसमेंट आ गई है, आपका टाइम बचता है, टेक्नोलॉजीज आ गई है, लेकिन आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं आपकी क्रिएटिविटी को इसकी वजह से टेक्नोलॉजी ने अभी क्रिएटिविटी को कम कर दिया है? नहीं, मेरे हिसाब से टेक्नोलॉजी ने क्रिएटिविटी बढ़ा दी है। अच्छा। ठीक है, देखिए वो पहले फिल्म जो थी सिंगल कैमरा शूट होती थी। अब आप और मैं बैठे बात कर रहे हैं तो जो अल्फाज मैं बोल रहा हूँ उससे आपका फेस एक्सप्रेशन दिखाना, तो इधर से रिकॉर्डिंग हो रही है, ठीक है। फिर आप जो बात कर रहे हैं उसका मेरा फेस एक्सप्रेशन दिखाना, तो उधर से रिकॉर्डिंग हो रही है। फिर वही कैमरा यहाँ तीसरी जगह रख के रिकॉर्डिंग। तो एक चीज़ को 3 दफ़ा शूट किया जाता है। अब ये कि 3 कैमरे लगा के शूट कर लेते हैं, ठीक है ना, ये फ़र्क पड़ गया, नो डाउट। सही है। ये है टेक्नोलॉजी। और इसका इफेक्ट क्या आया, आप ये देखिए कि एक फिल्म आई थी 300, जो स्पार्टन्स पुराने जो ग्रीक कबाइल थे उनके मुतालिक लोगों ने उस पर बड़ा क्रिटिसाइज़ किया कि इतना ज़्यादा एनिमेशन और क्रोमा कट इस्तेमाल किया गया, ठीक है। लेकिन एक चीज़ का रियल इम्पैक्ट तो क्रिएट किया। ये और बात है, लोगों ने तो एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने इस पर भी ऑब्जेक्शन किया कि यार किंग लियोनार्डस को इतना बहादुर दिखाया, वो इतना बहादुर तो था ही नहीं, ठीक है। तो ये भी हुआ। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मतलब आप ये देखें कि हिस्ट्री की जो 15 बुक्स में जिसका जिक्र था,
अगर उसको मालूम करने के लिए 15 बुक्स पढ़नी पड़ती थी, लेकिन अगर वो रियल टैलेंट फैक्ट्स के साथ अगर फिल्म बन जाए तो वो एक फिल्म 2 घंटे की फिल्म में सारी चीज़ें क्लियर हो जाती थी। ठीक है, ये भी एक बहुत बड़ा एडवांटेज भी तो है ना। ठीक है, क्रिएटिविटी वहाँ कम हुई है उन लोगों के लिए जो डंडी मार होते हैं, सही, जो चाहते हैं छोटा से छोटा काम करके ज़्यादा से ज़्यादा पैसे बना लें। ठीक है, क्रिएटिविटी जो है वो हर इंसान के अंदर होती है, तो वो काम करे तो होता है, क्रिएटिव वर्क नहीं। बल्कि आजकल तो ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है। एक फिल्म वॉल्ट डिज्नी ने बनाई थी 1959 में, उसका नाम अगर मैं याद तो साउंड ऑफ म्यूज़िक के नाम से। अच्छा, ठीक है, उसमें पहली दफ़ा इंसान को एक जो ह्यूमन कैरेक्टर को डांस करवाया गया कार्टून के साथ, दोनों बराबर बराबर डांस कर। अच्छा, ठीक है, तो ये फिल्म थी। तो उस वक्त जो है वो फिल्म बनाने में तकरीबन 4 साल लगे। अच्छा, टेक्नोलॉजी नहीं थी इस वजह से। टेक्नोलॉजी नहीं थी, हर चीज़ की जाती थी, प्रोसेस करके देखते थे, नहीं यार गलत हो गया, दोबारा करो। सही, ठीक है, अब आजकल क्या है, आप बात कर रहे हैं, एक तीसरा आदमी बैठा हुआ वो कंट्रोल पे बैठा पैनल पे देख रहा, ज़रा सी कोई गलती होती है वो फ़ौरन कट करके वहीं पे करेक्शन कर लेता। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है ना। सही। अच्छा, अभी के टाइम पे आप क्या समझते, कौन सी ऐसी फिल्म है जो अगर किसी को क्रिएटिव, अगर कोई इस फील्ड में आना चाहता है, जैसे वीडियो प्रोडक्शन टीम में आना चाहता है, फील्ड में आना चाहता है, तो वो कौन सी ऐसी फिल्म को देखकर अपना थोड़ा सा इमेजिनेशन, अपनी क्रिएटिविटी बढ़ा सकता है अभी के टाइम पे? वो लेटेस्ट फिल्म को ऐसी जो आप समझते हो कि यार क्रिएटिविटी वाइज अच्छी है। देखिए, एक होती है टेक्स्ट बुक, सही है, एक होती है पम्फलेट, सही है, ठीक है, और एक चीज़ होती है कि अनाड़ी का काम। ठीक है, सही, आपको टेक्स्ट बुक पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, जो फोटोग्राफर बनना चाहता है या वीडियोग्राफर बनना चाहता है या डॉक्यूमेंट्री मेकअप, उससे कहूँगा मैं कि वो हमेशा अपनी स्टडीज़ बढ़ाए। ठीक है, स्टडीज बढ़ाए, उसको हाँ, आप थोड़ा सा बताएं कैसे? स्टडीज़ इस तरह के, जो आपने कोर्स का पढ़ लिया वो तो पढ़ लिया था, सही है, उसके अलावा नॉलेज बढ़ाए, किताबें पढ़े, मुख्तलिफ चीज़ें, टेक्नोलॉजी पढ़े। ठीक है, क्योंकि देखिए जब एक आदमी बैठा हुआ है और वो नॉलेज रखता है तो तभी तो वो काम करेगा, वरना नॉलेज ही नहीं रखता तो कैसे काम करेगा। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। CNN पे एक होता था लैरी किंग, वो 50 ईयर उसने शो चलाया 50 ईयर, और एवरी शो में उसके एक नया बंदा बैठा था। सिर्फ 2-3 लोग ऐसे थे जो उसने 2-3 दफ़ा बुलाए, जिसमें एक बिल क्लिंटन था जिसको 4 या 5 दफ़ा बुलाया उसने, अमेरिकन प्रेसिडेंट को। सही, बाकी हर दफ़ा एक नया आदमी आता था। तो नया आदमी आता था तो वो आदमी जब जिसका इंटरव्यू कर रहा, उसका इंटरव्यू करने से पहले उसकी फील्ड के मुतालिक इतनी स्टडी करता था कि 25-26 सफ़े वो बैठ के लिखता था, इससे क्या क्या सवाल करना है, ये किस फील्ड का आदमी है, क्या करना है, स्टडीज। आज हमारे पास सिवाय अनवर मकसूद या मोइन अख्तर मरहूम थे, किसी के पास वेकेबलरी नहीं है। देखें, आप बोलेंगे उस वक्त जब आपके जहन में अल्फाज होंगे। गूंगा बच्चा क्यों नहीं बोलता है? इसलिए कि वो सुन नहीं सकता, वो गूंगा नहीं होता, वो सुन नहीं सकता। जब अल्फाज उसके पास यहाँ से जाएंगे तो उन्हीं अल्फाज को बना के निकालेगा, तो वो सुन ही नहीं सकता तो अल्फाज ही नहीं बना सकता। तो बेसिकली बच्चे बहरे होते हैं, गूंगे नहीं होते। अच्छा, गूंगे इसलिए हो जाते हैं कि सुन ही नहीं सक रहे, तो वो अल्फाज बना नहीं रहे। सही, उसको तो खुद अपने रोने की आवाज़ भी नहीं आ रही। सही, तो ये फ़र्क पड़ता है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि भाई पढ़ें। दुनिया में 3 मेथड एक्टर आए, जिसमें से एक दिलीप कुमार था। उससे एक दफ़ा पूछा गया कि आप इतनी अच्छे अदाकारी कैसे करते हैं, तो उसने कहा मैं लिटरेचर पढ़ता हूँ। सही। पता है, दिलीप कुमार को एक वक्त वो आया था इनिशियल स्टेज पे, उसे ट्रेजेडी किंग कहते थे। अच्छा, ठीक है, और एक वक्त वो आया कि जब उसने साइकेट्रिस्ट के पास गया कि मैं डिप्रेशन में चला जाता हूँ, तो उसने कहा भाई तुम निकलो। जैसे कि कोई विलन एक्टिंग करते हैं और इतना अपने ऊपर हावी कर लेते देखें हैं। आप, इस तरह कि वो इतना इन्वॉल्व हो जाता था कि डिप्रेशन में चला जाता था। तो डॉक्टर ने कहा इसका एक ही इलाज है कि तुम कॉमेडी रोल करो ताकि तुम हंसो। तुम तो स्क्रीन पे आते हो, तुम रोते हो, हॉल बैठ के रोता है। सही। और वो बेसिकली एक सेम ही एक्टिंग स्टाइल का कर रहे होते, जैसे कि वो रोने वाला या कोई भी ऐसा वो जो भी हो। हाँ, तो वो जो है ना, लोगों का इन्वॉल्वमेंट।
तो फिर उसने एक कॉमेडी रोल 2-3 किए, अच्छा, ठीक है, दिलीप कुमार ने, और बीच में कॉमेडी रोल बल्कि ज़्यादा कर दिए उसने, ठीक है। सही, तो आप ये देखें ना कि कितना परफेक्ट एक्टर था कि उसने 62 फिल्म में काम किया, जिसमें से 60 सक्सेसफुल फिल्म है, 2 फिल्में फ्लॉप हुई। अच्छा, तो कितना ज़बरदस्त एक्टर था कि जो इतना ज़्यादा उसने, और जो फिल्में कम हुई हैं उसकी कुछ फिल्में कम भी हुई कि सिल्वर जुबली तो गोल्डन जुबली से आगे नहीं बढ़ी, वो फिल्में भी मतलब सक्सेसफुल थी ना, तो उससे उसका इमेज बढ़ा। सही, तो ये होता है कि आप स्टडी करें। लोग कहते हैं ना मैं आऊँ और मुझे कोई सोने के चमचे में रख के यूँ खिला दे और मैं फोटोग्राफर बन जाऊँ या वीडियोग्राफर बन जाऊँ, नहीं, शॉर्टकट का कोई रास्ता नहीं होता। सही, आपको मेहनत करनी है, आपको स्टडी करनी है और कंपटीशन नहीं करना। क्योंकि होता ही है कि मैं आया और मैंने आके दूसरे दिन कहा जी मैं तो रज़ा से ज़्यादा बेहतर काम कर सकता हूँ, ये तो 6 साल से करके कुछ नहीं किया, मैं 6 महीने में कर लूँगा, ये नहीं होता। आप उसको फॉलो करें कि वो कर रहा है तो वो क्या कर रहा है, उसके सक्सेसफुल होने की वजह क्या है, उससे बेहतर करें। सही, अगर आप इसमें लग जाएंगे कि नहीं मैं जल्द से जल्द इसको गिरा दूँ, इसका एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि ये हुआ ये कि एक साहब मेरे कंपटीशन पे आए, उन्होंने कहा जी मैं तो इनको गिरा दूंगा 2 महीने में। उस ज़माने में मेरे कोर्स की फ़ीस 2000 रुपये होती थी, उन्होंने 100% फ्री क्लासेस अनाउंस कर दी। अच्छा, तो मेरे दोस्त थे, वो उन्होंने कहा है यार ये तो कर रहा तो अब क्या होगा। मैंने कुछ नहीं, फिक्रमंद होने की कोई बात नहीं, मैंने 2000 की फ़ीस को 4000 कर दिया, अच्छा, 4000 कर दिया, बढ़ा दिया, बढ़ा दिया। वो जो फ्री की क्लास थी एक क्लास भी ना हो सकी, अच्छा, और जो 4000 वाली क्लास थी उसमें अटेंडेंस बढ़ गई। अच्छा, इसको आप क्या समझते हैं, क्या माइंड सेट होता है ये? देखें, फ्री में कोई चीज़ नहीं मिलती है। सही है, आप फ्री में सोना भी देंगे, लोग कहेंगे पागल है ये, पता नहीं क्या जाली है, ठीक है। आप हर चीज़ की एक प्राइस है, ठीक है। आप ये नहीं कर सकते कि जी, वो डॉक्टर खदीर खान ने बड़ी अच्छी बात की थी कि आप $10 खर्च कर रहे हैं एजुकेशन पे, तो प्रोडक्ट भी $10 की मिलेगी, आपको $50 की प्रोडक्ट नहीं मिलेगी। $50 की प्रोडक्ट चाहिए तो आपको एजुकेशन पे $50 खर्च करने पड़ेंगे, सही, फिर जाके एजुकेशन एक तरीके से आपकी इन्वेस्टमेंट होती है। इन्वेस्टमेंट होती है। सही, इससे देखें वो है ना, वो कहते हैं ह्यूमन रिसोर्सेज का लाइफ जो स्टोरेज है वहीं से तैयार होता है एजुकेशन से। तो सही। जब आप एजुकेशन फ्री ना रखें, लेकिन क्योंकि आप फ्री रखेंगे तो होगा कि उसकी वैल्यू ख़त्म हो जाती है, तो फ्री मत रखिए कभी। सही, अब यहाँ पे होता है ना कि ये लोग कि एक फोटोग्राफर ने 1,20,000 कोट किए, दूसरे ने आके बिजनेस लेने के लिए 15,000 कोट किए। 15,000 कोट करके बिजनेस तो ले लेता, वो सारी ज़िंदगी 15,000 का ही फोटोग्राफर रहता, वो 1,20,000 का नहीं बनता। अच्छा सर, लोग स्टडीज़ को है ना इस तरीके से समझते हैं कि मैंने एक जगह पढ़ा था कि कोई कहता है कि अगर आपको कोई फील्ड समझनी है, किसी फील्ड में जाना है, तो उसकी हिस्ट्री पढ़नी ज़रूरी है। तो ये सही है कि अगर कोई भी चीज़ बंदा सीखना चाहता है तो उसको पहले पीछे से सीखे कि स्टार्ट कहाँ से हुई? नहीं, थोड़ा सा बेसिक पता होना चाहिए, ज़रूरी नहीं कि आप बहुत पीछे जाके। आप फोटोग्राफी तो शुरू हुई थी अरिस्टोटल के दौर में, सही है, जिसको आप लोग अफलातून कहते हैं, ठीक है। उस दौर में पहली दफ़ा उन्होंने देखा कि टेंट के अंदर उल्टा इमेज बन रहा है, तो क्यों बन रहा, रिसर्च हुई। फिर उसके बाद बहुत सारे लोगों ने रिसर्च की, ठीक है, इंक्लूडिंग इब्नुल हैशम ने वहाँ इजिप्ट में रिसर्च की। फिर हुआ ये कि पहली दफ़ा जो सही मानों में टेक्निकल रिसर्च जिसे कहते हैं वो जाबिर बिन हय्यान की थी ईरान में। अच्छा, उसने चेक किया कि यार सिल्वर नाइट्रेट सनलाइट में कलर चेंज कर रहा है, तो उसने कहा क्यों चेंज कर रहा है, उसने रिसर्च की। तो फिर आज से 300 साल पहले हुआ ये कि दुनिया जब जागी तो मुसलमान सब पाकिस्तान सब सो गए, ठीक है। तो फिर दुनिया ने जागा तो दुनिया ने फिर 1826 में पहला फोटोग्राफ बना डाला, जो पिन होल कैमरा जिसको पिन कहते होल कैमरे से, ठीक है। वो पेरिस में बना था और उसका एक्सपोजिंग टाइम 8 आवर्स का था, 8 आवर्स का, 8 घंटे का, ओह तब जाके। लेकिन उससे पीछे 20 साल की रिसर्च थी उसकी, सही, तब जाके वो तस्वीर बनी। वो तस्वीर अभी भी न्यूयॉर्क के स्मिथसोनियन साइंस म्यूजियम में रखी है, कभी आप जाएं तो देखिएगा। अच्छा, सही। अच्छा, और दूसरा ये कि सर आप कह रहे हैं कि स्टडीज़ करें, तो स्टडीज़ करने के लिए
क्या ज़रूरी है देखिए कि बंदा हमारे पास 2-3 बातें हैं इसमें। एक बात बताओ, हमारे पास एक ज़माने में तालीम का मतलब होता है इंजीनियर या डॉक्टर या बहुत से बहुत वकील बन गया, ठीक है। प्रोफेशन इतने ज़्यादा नहीं थे। आज भी पुराने लोग कहते हैं यार जो डॉक्टर बनो या इंजीनियर बनो, ठीक है, इंसान का बच्चा नहीं बनो। क्योंकि स्टडीज़ में ना लोग इन्हीं चीज़ों को शामिल करते हैं। मैं आपसे यही सवाल करने वाला था, क्योंकि जैसे फोटोग्राफी और ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये एक आर्ट में शामिल होती है, इसको आर्ट कहते हैं। नहीं, आपने जब एजुकेशन की जो स्टडीज़ की बात की ना, तो उसके बाद हर तरह की एजुकेशन आना शुरू हुई। हाँ, लेकिन लोगों तो का माइंड आर्ट सेट में जो है वो वो डॉक्टर्स फोटोग्राफी रहता है। भी है, फिल्म अच्छा, भी है, सही, हाँ। वीडियो मेकिंग भी है, डॉक्यूमेंट्री भी है, ठीक है। सिर्फ फोटोग्राफी में अमेरिका में एक कोर्स होता है, एक यूनिवर्सिटी का फोटोग्राफी, उसमें से 6 महीने सिर्फ पोर्ट्रेट पढ़ाया जाता है, अच्छा, ठीक है। क्यों पढ़ाया जाता है? इसलिए कि पोर्ट्रेट एक मुश्किल तरीन सब्जेक्ट है फोटोग्राफी का, सही। और ये स्पेसिफिक एक नीश है प्रॉपर। एक स्पेसिफिक चीज़ है, ठीक है। सही। तो ऐसी चीज़ है। तो हमारे पास वही मसला है कि यार जल्द से जल्द कमाने के काबिल हो जाओ। हम्म, क्यों हमारा हर मसला शुरू इकोनॉमिक्स से होता है, ख़त्म भी इकोनॉमिक्स पे होता है। सही। इसी वजह से वेडिंग फोटोग्राफर ज़्यादा प्रोड्यूस होते हैं, क्योंकि लोग वेडिंग फोटोग्राफी कराते हैं। अब इसे खुशकिस्मती कहें या बदकिस्मती, पाकिस्तान में लोग शादी उमन एक ही दफ़ा करते हैं, तो वेडिंग फोटोग्राफी बड़े शौक से कराते हैं। और फिर उसमें हमारे फोटोग्राफर हजरात जो हैं वो एक दूसरे की प्राइस वॉर में प्राइस गिरा देते हैं। नतीजा है कि फिर प्रॉब्लम्स आते हैं। ये तो कुछ भी नहीं, मुझे इंडिया में एक फ़ोटोग्राफ़र ने मुझे अपना एक ऐड भिजवाया था कि देखो यहाँ पे क्या प्राइस हुआ, तो वो 8,000 में वेडिंग फ़ोटोग्राफी करके दे रहा है 2 दिन की। तो मैंने कहा यार 8,000 में कमा क्या रहा वो। तो ऐसा भी होता है जब बहुत ज़्यादा फोटोग्राफर हो, प्राइस वार शुरू हो जाए। इंडिया में तो वैसे भी बहुत सारे फोटोग्राफर्स हैं यहाँ तो ये के बहुत बड़ा मुल्क है ना। हाँ, मुल्क भी बड़ा है। तो उनके तो 2 सूबे हमारे पाकिस्तान से बड़े हैं, सही। ठीक है। 32 सूबे हैं उनके पास, और 1 अरब 45 करोड़ की आबादी है। हम टोटल 22-23 करोड़ हैं, ठीक है ना। सही। इवन बांग्लादेश में हमसे बेहतर फोटोग्राफी हो रही है, इसलिए कि पढ़ने का शौक़ है। हमारे पास किसी को पढ़ने का शौक़ ही नहीं। सही। आप हर चीज़ पढ़ें, हिस्ट्री पढ़ें, ठीक है, आप जोग्राफिया भी पढ़ें, क्योंकि जब आप काम करेंगे तो आपको रेफरेंसेस चाहिए होते हैं। सही। मेरे पास 6,000 से ज़्यादा बुक्स हैं, अच्छा, ठीक है। आप क्या समझते हैं, आपके पास जितनी किताबें हैं इससे आपको कितना फ़ायदा हुआ ताकि लोगों को पता लग सके कि वाकई इनकी वैल्यू होती है? भाई फोटोग्राफी के मीडिया से रिलेटेड जो यूनिवर्सिटीज़ में मैं पहले ज़्यादा पढ़ाता था, अब कम कर दिया मैंने। तो मैं 11 डिफरेंट टॉपिक्स पर पढ़ाता था मीडिया के। अच्छा। मैं 11 टॉपिक्स क्यों पढ़ाता था? इसलिए कि मैंने पढ़ा हुआ था, ठीक है, नॉलेज रखता था और मैं काम करवाता था। सही। और यूनिवर्सिटीज़ में बड़े झगड़े भी किए मैंने। अच्छा। लोगों ने कहा जी रिटन टेस्ट होगा, मैंने कहा यार इसमें क्या रिटन टेस्ट करोगे, ठीक है। अब क्या आप फोटोग्राफर से फार्मूला पूछोगे, अच्छी तस्वीर का फार्मूला लिखो, तो उसने लिखना अच्छी तस्वीर वो होती है जो मैंने खींची है, सही। ठीक है, या अच्छी वीडियो वो होती है जो मैंने बनाई है, तो आपने जो बनाई है वो गलत हो गई फिर। सही। ऐसा नहीं है। तो ये इसका तो एक है, मैंने रिटन टेस्ट मैंने ख़त्म करवाया, ठीक है। 2 यूनिवर्सिटीज़ के मैंने पूरा कैरिकुलम डिज़ाइन किए थे। तो इसी तरह जब नेफ्टा ने कमेटी बनाई कि जो मीडिया से रिलेटेड कोर्सेज डिज़ाइन करें, तो जो कमेटी थी उसका चेयरमैन मैं था। अच्छा। तो हम लोगों ने बैठ के वो कोर्सेज डिज़ाइन करके दिए कि कहाँ तक बच्चा पढ़े तो वो मैट्रिक कहलाएगा, कहाँ से कहाँ तक इंटर कहलाएगा, और फिर उससे आगे बढ़ेगा। जब हमने सब कुछ कर दिया तो हुकूमत ने उसको इम्प्लीमेंट उतने स्पीड से नहीं किया, क्योंकि पीछे से जो फंडिंग आ रही थी वो रुकी हुई थी, क्योंकि हुकूमत की कारकर्दगी ज़रा मशकूक हो गई थी, करप्शन बहुत हो गई थी। अच्छा। तो इस वजह से उन्होंने फंडिंग पीछे से रोक दी। तो वो इतनी 2-3 जगह ही इम्प्लीमेंट हुआ, वो इतना ज़्यादा हो नहीं सका। सही। तो ये मसाइल हैं हमारे पास दूसरे मसाइल भी तो बहुत है ना। हमारे पास एक तो सबसे बड़ी बात, लोग पढ़ते नहीं। लोगों ने आजकल कंप्यूटर का और गूगल का ये फ़ायदा समझ लिया कि पढ़ने की अब ज़रूरत नहीं है, जो चीज़ है रिसर्च कर लो, उसी वक्त सर्च करो, देखो और डिलीट कर दो। सही। ठीक, ऐसा नहीं होता। पढ़ना आपको पड़ेगा ताकि उसके जो क्या है प्रोज एंड कॉन्स आपको पता चले। सही। ठीक है, फिर आप पढ़ा भी सकते हो। और दूसरी चीज़ ये कि अब मैं सिंपल सा एग्जांपल दूं, मेरे पास एक खातून ने कॉन्टेक्ट किया, मुझे वीडियो बनवानी है। मैंने कहा जी ठीक है, बिस्मिल्लाह, आप बना देंगे? मैंने कहा ठीक है मैं बना दूंगा। क्या है? कहने ऐसा करना है कि इधर से वो आदमी आएगा और आके वो बोलेगा। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा आप स्क्रिप्ट लिख लें,
वरना मुश्किल होगी। कहना नहीं वो आएगा। जब वो आके यहाँ खड़ा हुआ, मैंने सब सेटअप किया वीडियो, मैंने कहा ओके क्यों, तो वो कह रहा मैं क्या बोलूँ। तो मैंने कहा यार मैं क्या बताऊँ आपको क्या बोलना है। मैंने कहा खातून से कहा, मैंने कहा बताइए नहीं क्या। कह रहे तुम ये बोल दो ये बोल दो। मैंने कहा 1 मिनट। मैंने कहा इस बेचारे के पास ये बोल सकता है, लेकिन ये बेसिकली ये स्क्रिप्ट बोलेगा। जाहिर सी आप स्क्रिप्ट देंगी तो ये बोलेगा, वरना नहीं बोलेगा ये। सही। ठीक है। तो कहने वो तो मेरे पास है नहीं। मैंने कहा आप बैठ के रिसर्च तो करें, आप जिस टॉपिक पे काम कर रहे हो उस पर रिसर्च ही नहीं है आपकी। क्योंकि मैं वीडियो बना रहा हूँ या डॉक्यूमेंट्री बना रहा हूँ तो मैं किसके लिए बना रहा हूँ, मेरा टारगेट ऑडियंस क्या है, वो क्या देखना चाहता है। सही। वो अगर कथक डांस देखना चाह रहा है, मैं उसे हिप हॉप दिखाऊं तो वो तो बोर होगा ना। बिल्कुल मैच ही नहीं कर रहा भाई तो ये चीज़ें होती हैं, इस वजह से ज़रा मसाइल हैं। सही। अच्छा सर, मेरे से बहुत सारे लोग सवाल करते हैं, यकीनन आपसे भी ये लोग ज़्यादातर सवाल करते हैं कि अगर किसी को फोटोग्राफी सीखनी है, अगर उसने कैमरा वगैरह लिया है, तो सबसे बेस्ट तरीका क्या है अपनी फोटोग्राफी स्किल्स को थोड़ा डेवलप करने का, स्टार्टिंग वो कैसे करें? एक तो पढ़ना शुरू करें, सही है। और दूसरे किसी के पास जाके ट्रेनिंग ले, जो प्रॉपर ट्रेनिंग सेंटर्स बने हुए हैं। ठीक है। अब तो हर आर्ट स्कूल पढ़ा रहा है। जी। ठीक है। वो एक ज़माना था जब मैं अकेला पढ़ा रहा था। ठीक है। अब तो हर आर्ट स्कूल पढ़ा रहा है। कराची में मेरे ख्याल कोई 30-35 लोग हैं जो पढ़ा रहे हैं, उसमें से 10-15 तो मेरे ही स्टूडेंट हैं। सही। ठीक है। जिसमें से एक आप भी हैं। जी जी। ठीक है। अच्छा, लेकिन अगर इसमें अगर देखा जाए कोई बिल्कुल बेसिक स्टार्ट करना चाह रहा है, वो कह रहा है अभी मैं इंस्टीट्यूट नहीं जाना चाह रहा, अभी फिलहाल उसका मूड नहीं है, वो समझो एक तरीके से हॉबीज से स्टार्ट कर रहा है, तो वो क्या ऐसी टेक्निक इस्तेमाल करे जिससे वो थोड़ा सा अपने आप को स्किल्स को थोड़ा इन्हेंस कर ले और फिर आके इंस्टीट्यूट ज्वाइन करे? देखिए आजकल तो स्किल इन्हांस हो जाती है, क्योंकि जिन लोगों की तनख्वाह 15,000 है उनके पास भी 50,000 का फ़ोन है। सही है। ठीक है ना। सही है। और वो उससे कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं। ठीक है। तो जब आपके पास कैमरा तो आ गया ना, ठीक है, वो एक बेसिक लेवल का कैमरा है सेलफोन का, वो इतना एडवांस नहीं है कि आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड कर दें। मेरे पास अभी भी कभी कभी इंक्वायरीज आती हैं कि मैं सेलफोन से सीख लूँगी। मैंने कहा आप सीख तो जाएंगे, आप थोड़ा बहुत बेसिक काम तो कर लेंगे, लेकिन वो चीज़ें जो क्रिएटिविटी लाने के लिए ज़रूरी है वो एक प्रॉपर कैमरे से ही होगी। सही है। ठीक है। हाँ ये है कि कैमरा आने के बाद आप कुछ चीज़ें हैं, जब आपके पास एक्सपीरियंस आ जाता तो आप कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो सेलफोन से आप अचीव कर लेते हैं। लेकिन सर वो अगर बिल पर कैमरा भी ले ले, ठीक है, लेकिन वो कैसे स्टार्ट ले एज एन हॉबीइस्ट भी, कोई एक टिप अगर आप शेयर देखिए करना किसी चाहें? न किसी से तो कंसर्न करना पड़ेगा। हाँ। कुछ नहीं तो आजकल तो जिस तरह लोग मेडिकल कंसल्टेंसी गूगल पे चले गए लेने के लिए, तो आप फोटोग्राफी का भी वहाँ से बेसिक टिप्स लेके, यूट्यूब पे बहुत सारे लेक्चर्स चल रहे हैं। जी। ठीक है। वहाँ से लें, थोड़ी इन्फॉर्मेशन ले लें। सही। नहीं तो प्रॉपर एजुकेशन सेंटर में जाके, अब मैं यहाँ पे थोड़ी सी अपनी तारीफ करूँगा कि मैं मोस्ट सीनियर हूँ, मैं 80 नहीं सर, इसमें तो कोई शक की बात से नहीं मैं है, पढ़ा रहा हूँ। इसमें तो कोई दो राय भी नहीं है कि मतलब दूसरा एक आपसे हमारा बड़ा Alliance में सीनियर जो अभी कोई, कोर्सेज है, आपसे बड़ा सीनियर अभी फोटोग्राफी में मुझे नहीं लगता कोई है जो आपसे। पंजाब साइड पर है। अच्छा। यहाँ पे पुराने, लेकिन वो रेगुलर नहीं पढ़ा रहे हैं, वो ओकेजनली पढ़ाते हैं। सही। मैं तो इस वक्त से पढ़ा रहा हूँ जब आप पैदा भी नहीं हुए थे। बिल्कुल। ठीक है ना। तो ये सिलसिला है, बस पढ़िए प्रॉपर जगह जाके, सही। तो अच्छा रहेगा। वही बात है, फिर वही बात है, पढ़ने के बाद आप लोगों को पढ़ने के बाद या फील्ड में आने के बाद लोगों को गिराने की कोशिश ना करें, लोगों के साथ चलें तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, आप भी तरक्की करेंगे। देखिए इन जो ये हमारी मीडिया की फील्ड है ना, इसमें एक आदमी होता है कि स्ट्रगल करता है और फिर कामयाब होके उसका प्रीमियम एंजॉय करता है। सही है। ठीक है। जिस वक्त वो एंजॉय कर रहा होता है ना, पीछे से एक और हाथ पांव मार के आगे आ रहा होता है। जब वो यहाँ आता है तो ये परेशान होकर फिर भागता है या गिर जाता है। सही है। ठीक है। आपने हर दौर में यहाँ पे आके आपने एंजॉय किया, उसके बाद फिर फर्दर नई चीज़ लेकर आए। मैंने 10 साल कोई जगह रोक नहीं लेना, आपने 10 साल रिसर्च मैंने करते रहना। फोटोग्राफी पढ़ाई, 10 साल के बाद मैंने वीडियोग्राफी शुरू की। जब मैंने वीडियोग्राफी शुरू की, कई वेडिंग फोटोग्राफर्स आए मेरे पास कि यार हमें ये प्रॉब्लम आता है, ये प्रॉब्लम आता है। मैंने कहा आ जाओ बैठो, जिसको प्रॉब्लम आता आते जाए। सही। तो शुरू में हमने एक 1 डे वर्कशॉप भी रखी थी। अच्छा। कि 1 दिन वीडियो की। अब वो मैं दोबारा शुरू कर रहा हूँ 1 डे वर्कशॉप का स्टाइल। अच्छा। कि जिसमें लोगों को बेसिक टिप्स चाहिए। सही। अच्छा, दूसरा बड़ा अजीब गरीब है, जब नया नया डिजिटल आया तो मेरे एक दोस्त हैं,
उन्होंने डिजिटल ख़रीद लिया। एक दिन उन्होंने मुझसे फ़ोन किया कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। मैंने कहा आ जाओ। कहने ऐसे वक्त बताओ जब बिल्कुल अकेले हो। तो मैंने कहा पता नहीं शायद कोई सीक्रेट बात है, क्या है, वो अकेले में मिलना चाहते हैं। मैंने कहा आ जाओ दोपहर में, मैं फ़ोन खाली। तो वो आए, आके बाद उन्होंने दरवाज़ा लॉक किया। कहने यार तुमसे काम था, मैंने डिजिटल ख़रीद लिया, इसमें कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रही। मैंने कहा इसमें परेशानी क्या बात है? कहने यार लोग कहेंगे 20 साल से फोटोग्राफी कर रहा नहीं जानता। मैंने कहा कोई बात नहीं। मैंने कहा देखें हर दौर में जब नई टेक्नोलॉजी आती है तो आपने सीखना है। बिल्कुल। तो सीख और अपनी May be पर्सनैलिटी possible। को भी ऐसा ही बनाना है कि हमेशा सीखते रहें। हाँ, मे बी पॉसिबल 5-10 साल बाद डिजिटल ऑब्सोलीट हो जाए, इससे बेहतर एक चीज़ आ जाए जिसका प्रोटोटाइप बन चुका, जो सिनेमाग्राफ कहलाता है। अच्छा। ठीक है, उसमें कैमरे थोड़े से इम्प्रूव हो जाएंगे। ठीक है, और शायद प्रिंटिंग साइड तकरीबन ख़त्म हो जाए। प्रिंटिंग साइड तो फोटोग्राफी में वैसे भी कम है, सब ज़रूरत के तहत ही तस्वीरें बनाते हैं लोग। बिल्कुल। तो इस तरह की चीज़ें होंगी कि फ़ोटोग्राफ आप लेंगे, जिस तरह जिफ है ना, जिफ फाइल होती है कि जिसमें हर चीज़ स्टिल है, कुछ चीज़ हिल रही है। ठीक है, वो इस तरह आप डायरेक्ट कैमरे से बनाएंगे। अच्छा। आप खुद डिसाइड करेंगे कि क्या चीज़ हिलेगी, क्या चीज़ नहीं हिलेगी। अच्छा, मतलब इन कैमरा ही एनिमेशन बन जाएगी एक वो तरीके से। एनिमेशन है। हो सकता है एनिमेशन और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाए। अब आजकल एक नई चीज़ आई है, वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हाँ, जिससे क्या कुछ नई चीज़ें प्रोड्यूस हो रही। बिल्कुल बिल्कुल। लोग एक पिक्चर खींच के अब तो उसको इतना पूरा, खतरा, लोग डरने लगे हैं। हाँ, अपनी कि पिक्चर्स artificial- अपलोड करने से भी डरते हैं। नहीं नहीं, अपनी पिक्चर अपलोड नहीं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हम दोनों जो बैठे हुए हैं, जो हमने ड्रेस पहना हुआ है, वो ड्रेस गायब हो सकता है। हाँ हाँ, यही ना। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। बिल्कुल। तो फिर वीडियो का हाल क्या होगा आप खुद और सोचिए। एक वीडियो मैंने देखी थी जिसमें मोबाइल से एक बंदे का 360 डिग्री से वीडियो रिकॉर्ड किया गया और सामने एक सॉकर गेम की वीडियो प्ले करी गई, जिसमें एक सॉकर प्लेयर था, उसको पहले प्ले करके दिखाया गया, उसने एक गोल किया। अब जिस बंदे की 360 डिग्री ली ना वीडियो, उसको वहाँ पे उसी वक्त एट अ रन टाइम उसको शिफ्ट कर दिया। फेस उसका, बॉडी उसकी थी, फेस पूरा मैचिंग कर रहा था, मतलब इवन कलर ग्रेडिंग समेत हर चीज़ उसकी कर ली और वो वीडियो में बिल्कुल रियलिस्टिक फील आ रहा है। तो उसने उस टाइम पे करके दी। मैंने तकरीबन 2 देखिए साल अब एक पहले ज़माने देखी थी। में फिल्म बनती थी 2-2 3-3 साल। हॉलीवुड में वर्ल्ड डिज्नी के जो 5-6 बड़े बड़े स्टूडियो थे, वो सारे बिजी होते थे 2 साल तक कि एक फिल्म बन रही, हाँ, एक फिल्म बन रही है। सही। ठीक है, अब एक फिल्म बनती है एक स्टूडियो में हाँ, और एक एडिटिंग स्वीट में। बिल्कुल। ठीक है, तो ये फ़र्क पड़ा है ना टेक्नोलॉजी का। लेकिन उससे मेरे हिसाब से क्रिएटिविटी बढ़ गई। क्यों? अच्छा। एनिमेशन का ये कैमरा, मैं चाहूँ कि आप कुर्सी पे बैठे हैं, कुर्सी पे जो आपकी बॉडी टच हो रही है, उसके बीच में से कैमरा गुजर जाए। सही है। ये कैमरा नहीं गुजरता, एनिमेशन का कैमरा गुजर जाएगा। सही। आप गिलास से पानी पी रहे हैं और पानी अंदर जा रहा है और अंदर का इफेक्ट दिखाना है, ये कैमरा नहीं दिखा इसका सकता। स्पेसिफिक एनिमेशन का लेंस, कैमरा अच्छा, इसका एक स्पेसिफिक लेंस भी तो आता है ना। नहीं, वो तो एक अलग चीज़ है। लेकिन आप अब यहाँ पे अंदर आप कैमरा तो नहीं डालेंगे ना, चाहे सही वो है। कितना बारीकी क्यों ना। सही। लेकिन एनिमेशन का कैमरा चला जाता है, क्योंकि आप कैमरे को मूव करवा रहे हैं उस तरह, और सही। उससे वो चीज़ दे रहे हैं कि वो उस तरह का इफेक्ट दिखा देता है। सही। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। अच्छा, आपको क्या लगता है सर, जैसे पहले के टाइम का कैमरे का साइज़ आप देख लें और जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है उसका साइज़ श्रिंक हो रहा है। अब इन फ्यूचर भी मतलब क्या ऐसा ही होगा कि मतलब बिल्कुल छोटे छोटे कैमराज हो जाएंगे, मतलब साइज देखिए, में छोटा हो जाएगा? जब शुरू कंप्यूटर नहीं आया था, टाइपराइटर होते थे, सही। इतना बड़ा बड़ा कीबोर्ड होता होता था। सही। ठीक है, फिर टाइपराइटर, वो कंप्यूटर आए तो कीबोर्ड इतना हुआ, लैपटॉप आए तो इतना हो गया। सही है। अच्छा, अब सेलफोन आए तो वो इतना सा हो गया। ठीक है। ठीक है ना। लेकिन अब इससे नीचे जाना मुश्किल है, क्योंकि इंसान के हाथ तो छोटे होंगे नहीं। सही है। उसमें क्या आया कि वॉइस रिकग्निशन आ गई कि आप बोलें वो टाइप कर देगा, वॉइस आ गई अब तो। वॉइस की। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, आती रहती हैं। लेकिन होता ये है कि कुछ चीज़ें हैं जिनका साइज़ छोटा नहीं हो सकता। एक ज़माना था दुनिया में सबसे कम कंप्यूटराइजेशन जापान में होती थी, क्योंकि जापानीज़ लैंग्वेज में कीबोर्ड इतना बड़ा होता था। अच्छा। ठीक है, फिर उन्होंने उसकी कन्वर्जन शुरू की, उसको ट्रांसलेट किया, सही। और इस तरह की चीज़ के अब मैं अगर एक चीज़ जे टाइप कर रहा हूँ तो जापानीज़ लैंग्वेज में जो जे का जो मतलब है वो टाइप होगा, जे टाइप नहीं होगा। ठीक है, अच्छा। नतीजा ये हुआ कि सब चीज़ें छोटी हो गई, और वो भी उसी स्पीड से कि वो 70s में जब पूरा यूरोप अमेरिका बहुत अच्छा कंप्यूटराइज था, जापान कम था, इसलिए कि लैंग्वेज का मसला था। लेकिन वो बैरियर ख़त्म हो गया रिसर्च होने से।
सही सर, अपने बारे में थोड़ा सा और बताएं कि आप और फोटोग्राफी के अलावा और किस किस चीज़ में आप इंटरेस्ट रखते हैं, आपकी क्या हॉबीज़ हैं? असल में मुझे एक प्रोजेक्ट मिला था जो मैं सिल्क रोड पे मैंने काम किया था। अच्छा सिल्क रोड मेरा एक रोमांस है, अच्छा। ठीक है, मेरे लिए वो एक रोमांस है। उस पर अभी मैं फर्दर काम नहीं कर सका ज़्यादा। उसकी वजह ये कि 2000 शुरू में तो स्पॉन्सरशिप थी, क्योंकि वहाँ स्पॉन्सरशिप ज़रा बड़ी चाहिए होती थी डॉलर्स में, तो ज़्यादा काम नहीं हो सका। वो कि मैं सेंट्रल एशिया बाई रोड में 4 दफ़ा चाइना गया। वहाँ पे मैंने शिनजियांग प्रोविंस में मुस्लिम आर्कियोलॉजी पे काम किया काफ़ी, ठीक। लेकिन इसी वजह से मेरा वो इंटरेस्ट है। तो मेरा एक इंटरेस्ट ये भी है कि मैं जियोपॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ सेंट्रल एशिया पे लेक्चर्स देता हूँ, अच्छा जिसमें हम उस एरिया में, क्योंकि वो एरिया बहुत ज़्यादा है। आगे दुनिया में जितने मुस्लिम साइंटिस्ट हैं 95% उसी एरिया ने प्रोड्यूस किए। अच्छा। या ये कि वहाँ से लोग बाद में माइग्रेट करके कहीं और बस गए, लेकिन मुस्लिम स्पेन और सेंट्रल एशिया, वहीं से मुस्लिम साइंटिस्ट सारे पैदा हुए। तो सही। वो इस तरह था। तो वो मेरे लिए वो बहुत फैसिनेटिंग है, पर यूँ कहें मेरा रोमांस है कि मैं सेंट्रल एशिया पे और काम करूँ। क्या लेकिन बात है जो आपको फैसिनेट करती है? एक यही वजह है कि यहाँ से एक साइंटिस्ट निकले, नहीं, मुस्लिम वो बहुत साइंटिस्ट? ज़्यादा कल्चर्ड है, अच्छा, हर कल्चर की लिहाज वजह से आपको? बहुत ज़्यादा, हर तरह का कल्चर वहाँ मौजूद है, अच्छा और बहुत कलरफुल और बहुत क्रिएटिव जो कहना चाहिए, बहुत स्टैटिक सेंस बहुत हाई है वहाँ पे, अच्छा। ठीक है। उसका कुछ इम्पैक्ट यहाँ पे भी आया है। मुग़ल आए तो मुग़ल तो वहीं से आए थे, तो वो लेकर आए थे। सही। लेकिन यहाँ पे जो है वो ज़रा इतनी तेज़ी उतना अच्छा प्रिजर्व नहीं किया गया। बेसिकली मतलब इंडिया में आपको तो फिर भी काफ़ी हद तक भी, हमारे पास तो सत्यानाश मार दिया लोगों ने। अच्छा, मतलब बेसिकली आपको कल्चर चीज़ें देखने में क्योंकि आपको मेरा बड़ा टॉपिक शौक ही है? है, मैं आर्कियोलॉजी, हेरिटेज और कल्चर पे शूट करता हूँ, अच्छा तो मैं उसी पे शूट करता हूँ। बल्कि इसका एक वाक़या बताऊँ कि मैं एक दफ़ा ठट्टा पे मैंने बहुत बड़ा शूट किया था। ठट्टा पे मैं कोई 30 साल से काम कर रहा हूँ, सही। ठीक है, मकली वगैरह पे। तो वो मैं एक उस ज़माने में ये पब्लिशर्स थे जो कैलेंडर और डायरियाँ छापते थे। तो अच्छा एक बड़े मशहूर पब्लिशर थे, उन्होंने मुझे कॉल किया कि आप लाके तस्वीरें दिखा। मैं ले आके दिखाया उनको तस्वीरें। 2-3 घंटे तक बैठे वो देखते रहे ट्रांसपेरेंसी प्रोजेक्टर पे। उसके बाद कहने कि आप मेरे लिए एक काम करें। मैंने कहा क्या? कहने आप बॉम्बे चले जाएं। अच्छा, मेरे जहन में ये नहीं आया कि वो फिल्म इंडस्ट्री को कह रहे हैं। मैं सुनिए बॉम्बे में कोई ऐसी आर्कियोलॉजिकल साइट और ये होगी। किस टाइम की बात है? ये बात है लेट 80s की। अच्छा तो उस वक्त भी मैं इसी पे ज़्यादा काम कर रहा था, वो कि मैंने बाद में फ़ैशन फोटोग्राफी भी की, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी भी की, लेकिन ये मेरा आर्कियोलॉजी हिस्ट्री मेरा हमेशा इंटरेस्ट रहा। तो बल्कि लेट 80s का नहीं, बल्कि अर्ली 90s का वाक़या। तो वो कहने लगे आप बॉम्बे चले जाएं। मैंने कहा बॉम्बे जाके मैं क्या करूँगा, कहाँ वहाँ क्या से? कहने वो फिल्म इंडस्ट्री, आप अदाकारों की तस्वीर ला के दें मैं छापूँ। मैंने कहा सॉरी, मैं इस किस्म की आर्कियोलॉजी शूट नहीं करता। तो वो कहने लगे ये तो हम कहने हम तो कैलेंडर डायरी में, वो पोस्टर्स में, उस ज़माने में यहाँ इंडियन पोस्टर्स इतने बिकते थे कि सिग्नल पे भी खड़ा हुआ वो हेमा मालिनी बेच रहा होता था। बिल्कुल। तो ये बचपन में हम देखते थे ईद कार्ड के पीछे और ना इंडियन एक्टर्स की तस्वीरें होती थी, लोग बड़ा शौक से इसको मतलब खरीदते थे, वो इंटरेस्ट। जाहिर है वो एक दौर था, वो फैसिनेट करते थे। बिल्कुल वो दौर वही था जब वीसीआर पे लोगों ने पहली दफ़ा इंडियन फिल्में देखी। सही। क्योंकि हमारे पास जो कहना चाहिए मीडिया पे और फाइन आर्ट पे तबाही शुरू हुई है वो 65 की वॉर में, जब हमारा कंपटीटर हट गया, हम अकेले हो गए, जो चाहे बना लें। तो नतीजा ये हुआ कि लोगों ने दबा के कॉपीज़ की, सही। तो वो मेयार गिरता गया। फिर उसके बाद जो है हर चीज़ तबाही का शिकार हो गई। सही। सर आपने अपना टाइम दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे सवालात बहुत सारे करने थे लेकिन टाइम की कमी की वजह से नेक्स्ट शूट में हम आपके साथ करेंगे और भी सवालात के साथ आएंगे। और नाजरीन आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप चाहते हैं कि इसी तरीके की रिलेटेड वीडियोस, आर्ट्स से रिलेटेड वीडियोस की सीरीज़ हम स्टार्ट करें तो इस वीडियोस के नीचे कमेंट्स में हमें ज़रूर बताएं कि आपको वीडियोस कैसी लगी। आप किसी टॉपिक पे, स्पेसिफिक टॉपिक पे अगर चाहते हैं कि हम सर से बात करें, सर से स्पेसिफिक टॉपिक पे हम डिस्कशन करें, तो वो भी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बनाएं। तब तक के लिए मुझे और सर को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।